हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस चैनल में अपनी जो ये गणिता मंजरी का पार्ट फर्स्ट है वो पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज बची है क्लास 9 चैप्टर 8 की एंड ऑफ एक्सरसाइज गणिता मंजरी में से आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरी की पूरी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नो 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 नो, अमिताभ बच्चन वाली ट्यून आती है ना। फाइंड द 31st टर्म आपने बतानी है और आपको उसने बोला ए ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। दो टर्म्स दी, 11वीं टर्म बताई और 16th टर्म बताई, और उसने पूछा 31 टर्म बताओ। अब आपको ना ए पता है ना डी पता है, तो बताओगे कैसे भाई। ए डी तो पता होना चाहिए ना, लेकिन नहीं पता भाई इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो करना क्या है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरा ये। ठीक है, उसने गिवन क्या किया, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन उसने करा कि आपकी 11th टर्म A11 ऐसे लिखा जाता है भाई 11th टर्म। ठीक है, 11th टर्म इज इक्वल्स टू 38। 11th टर्म 38 है। ठीक है जी। 16th टर्म कितनी है भाई, 73 है। बिल्कुल सही है जी। और A31 पूछा है आपसे, 31st टर्म बताओ। ठीक है ना। अच्छा, अगर अगर आपसे उसने A31 पूछा है, A31 पूछा है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि उसने हमसे पूछा है A+30D। ये बात किस किस को समझ में आई है, क्योंकि भाई ए एन का फॉर्मूला क्या है, एपी है ना। तो A+n-1 इंटू डी। तो अगर A31 निकालना चाह रहे हैं तो A+n की जगह 31, तो 31 - 1 कितना 30D। तो मैंने भी तो यही बोला था कि हमें ये निकालने को बोला है, और इसके लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, जो हमारे पास गिवन नहीं है। तो अगर ये गिवन नहीं है तो डाटा गिवन है उसको निकालने के लिए। अच्छा, A11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A+10D इज इक्वल्स टू 38। डन है। और इसको A+15D इज इक्वल्स टू 73 लिख सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट बोल दूं और इस इक्वेशन को अगर मैं सेकंड बोलूं, ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं यार, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है इन चीज़ों को, एलिमिनेशन की चीज़ों को। आपका चैप्टर नंबर 4 या 3 है, मेरे को ध्यान में नहीं है एक्यूरेटली, लेकिन चैप्टर 4 या 3 में हमने एलिमिनेशन करना सीखा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसी में से भी माइनस कर दो। अब आपको जो बड़ी लगे उसको आगे ऊपर रख लो, जो छोटी लगे उसको नीचे रख लो। बल्कि ये ज़रूरी नहीं है, आप 1 में से 2 भी माइनस कर सकते हो और 2 में से 1 भी माइनस कर सकते हो। तो अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया इक्वेशन। अब मैंने लिखा A+15D इज इक्वल्स टू 73 और A+10D इज इक्वल्स टू 38। अब आपको इतना पता है, इतना पता होगा, जहाँ तक मैं आइडिया लगा रहा हूँ, तो इतना पता होगा कि अगर साइन सेम हो, सेम डिजिट के, सेम डिजिट के, तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अगर साइन डिफरेंट हो सेम डिजिट के, तो ऐड होता है। किस किस को बात पता है, किस किस को बात पता है। नहीं भी पता, मैंने फिर भी बता दी। अब सेम डिजिट का मतलब क्या है सर, अब यहाँ पे सेम डिजिट क्या है, ए सेम है ना। तो इनका क्या आपस में साइन सेम है, सब साइन सेम है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट करा इक्वेशंस को। अब सब्ट्रैक्ट जब होता है तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, ऐसे चलता है। अब इसका पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो A-A 0 खत्म, 15 - 10 5D इज इक्वल्स टू 73 - 38 35। तो यहाँ से आपके पास D की वैल्यू निकली 7, क्योंकि भाई समझ में आ गया ना, 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। अच्छा, अब देखो A+10D इज इक्वल्स टू 38 और A+10 × 7 इज इक्वल्स टू 38 और A इज इक्वल्स टू 38 - 70। तो A कितना आया भाई आपके पास। अब इसको माइनस कर लो। अब आपके पास आया 38 - 70 कितना होता है, -32, -32। बोलो, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब कितना मुश्किल है भाई A31 निकालना आपके लिए। A31 क्या है, A+30D। ए कितना है, -32 + 30 × 7। तो कितना है, -32 +
210। तो अब आपके पास 31st टर्म A31 जो उसने पूछा था वो कितना है, जब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो कितना आएगा 178। तो ये है आपका पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भाई पेपर में पक्का पूछे जा सकते हैं, पक्का पूछे जाएंगे, छोड़ो पूछे जा सकते, छोड़ो पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो 31st टर्म इज 178। लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पक्का, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी ला रहा हूं मैं, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर लाके ये रहा भाई आपका सेकंड क्वेश्चन। अब पढ़ो क्वेश्चन जरा, क्या है? डिटरमाइन द एपी। एपी को डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन का मतलब एपी लिखनी है आपको। किसकी एपी लिखनी है भाई? जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म बाय 12। ओहो हो, ये तो गड़बड़ हो गई है ना, ये तो गड़बड़ हो गई आपके लिए। अब ये इसका क्या मतलब है भाई? तो देखो मैं समझाता हूँ, यहीं पे समझा दूँ, यहीं पे पेंसिल से समझाता हूँ ना कि इसका मतलब क्या है। देखो इसने बोला हुज सेवंथ टर्म, हुज सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सातवीं टर्म है ना वो पांचवीं टर्म से 12 ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ आपको डाटा दिया है। समझ आया? समझ आया इक्वेशन? समझ में? सेवंथ टर्म एक्सीड्स बढ़ रही है ना, किससे? पांचवीं टर्म से 12। तो पांचवीं टर्म से 12 बढ़ा दी और किसके इक्वल रख दी मैंने? A7 के। और यही तो उसने बात बोली है हमें यहाँ पे। बात समझ आ गई? चलो जी अब क्वेश्चन करते हैं फिर अपना। भाई अगर आपको बात समझ में आ ही गई तो फिर क्वेश्चन क्यों ना करिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई A3 आपके पास है गिवन 16 और आपके पास A7 ऐसा है A5 + 12। अब उसने बोला क्या? एपी फॉर्म करो। तो एपी फॉर्म करने के लिए भाई आपके पास सेम ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, क्योंकि ए होगा तो मैं डी प्लस या माइनस करता रहूंगा, मेरे पास आंसर आता रहेगा, है ना? अच्छा अब देखो करूं क्या फिर भाई मैं? A3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A + 2D = 16। बिल्कुल सही है जी, इसको फर्स्ट टर्म मान लो। A7 को अब इस वाले को देखो, A7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ A + 6D = A5 को लिख सकता हूँ A + 4D +12, सॉरी नहीं +12। डन है? पक्का? अच्छा अब देखो इसी को सॉल्व करो जरा, इसी को सॉल्व करो पूरा, इसी को सॉल्व करो। ए जब इस साइड आएगा तो ऐसा लिखूंगा A + 6D - A - 4D = 12। डन। ए से ए कैंसिल हुआ, 6 में से 4 गए कितने? 2D = 12 और डी कितना आ गया? 6। बोलो कहानी समझ में आ गई? पक्का? पक्का कहानी समझ में आ गई ना? तो भाई ये काम होता है D = 6। अच्छा अब क्या करना है? D मिल तो गया, अब चुपचाप करो पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, अब फर्स्ट है क्या? A + 2D = 16। तो A + 2 × 6 = 16। A = 16 - 12 और A कितना आ गया भाई आपके पास? 4। इसका मतलब A 4 है और D 6 है। तो AP कैसे बनेगी? चेक करो, AP चेक करो जरा। AP फर्स्ट टर्म 4, D 6, 6 प्लस का 6 है तो 6 4 10, 10 6 16, 16 6 22 अप टू सो ऑन। ऐसे AP होगी आपकी। बोलो किस किस को कहानी समझ में आ गई? डन है? डन 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 डन। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट है आपका। और आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन ये रहा। देखा? हाउ मेनी 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कौन कौन से 3 डिजिट नंबर हैं? कौन कौन से नहीं पूछा, कितने हैं, कौन कौन से का पूछा उसने। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 7 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? अच्छा जी बता रहे हैं जी। अब देखो यहीं पे कर दे, यहीं पे हो जाएगा यार, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा सबसे छोटा नंबर 3 नंबर का जो 7 से डिविजिबल हो जाए वो कौन सा है? सबसे पहले यही ढूंढना है आपको, ये आप ही को ढूंढना है। ठीक है, एक मिल गया तो उसके बाद सारे मिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 102 भी नहीं जाएगा, 101 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 5 जा सकता है। 7 1 + 7। हाँ जी भाई सर 105। 105 में 7 प्लस कर दो भाई, अब 112। 112 में 7 प्लस कर दो 119 अप टू सो ऑन। अब लास्ट टर्म मतलब
1000 से छोटी मतलब 999 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो वो है 994, और ये आपको निकालना पड़ेगा भाई पेपर में। और इसके ऊपर स्टार लगा है, बिल्कुल विश्वास मत करना इसके स्टार के ऊपर, पूछ सकते हैं भाई पेपर में मेरे हिसाब से ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो ए कितना है, ए तो 105 है, डी कितना है 7, क्योंकि 7 का डिफरेंस है इनके बीच में, और ए एन गिवन है भाई इस बार 994, गिवन नहीं है, हमने निकाल लिया तो ए एन पता लग गया ना, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी, तो एन पूछा है उसने हमसे, एन पूछा तो हम उसको एन बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा अब देखो 994 में से 105 माइनस कर दूंगा, माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7, यही बात है, यही बात बनी रहेगी ना। अच्छा अब देखो अगर इसको माइनस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आने वाला है 889 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 7 डिवाइड में हो गया, एन माइनस वन। अब कैंसिल करा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो आपके पास n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना आया 127, और n कितना आएगा 128। तो भाई कितनी टोटल टर्म्स हैं, मतलब आपके पास, आप लिख सकते हो ये बात कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स टर्म, 128 टर्म्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7। बोलो इजी क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था ना। तो देखो स्टार ऐसे ही लगाया है इसमें, मजाक मजाक में मेरे को लगता है इन्होंने कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भाई पेपर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नोट कर लो, तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है भाई आपके पास, हाउ मेनी, सेम है, कुछ नई चीज नहीं है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 10 और 250 में से ऐसे चार के मल्टीपल लिखने हैं, तो ठीक है लिख देते हैं ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है। और इसने क्या पूछा है कितने हैं, तो कितने हैं वो भी बता देंगे, कितने हैं तो पता लग जाएगा, मतलब n पूछा है, कितने का मतलब n बाई, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 फॉर्म्स एन एपी। अरे एपी बना देगा ना, क्योंकि 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना बस। तो मल्टीपल है, देखो 12 16, 10 से बड़ा 12 ही है, 16 20 अप टू सो ऑन 248, 250 नहीं जाता भाई, 250 ऐसा देखो, ये दिमाग में रखना कि मल्टीपल पूछा है उसने, लास्ट टर्म 250 नहीं दी है, लास्ट टर्म भी वही आएगी जो 4 का मल्टीपल होगी, ठीक है ना। तो 254 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमने क्या करा 248 पे लेके आए उसको। ए कितना है 12, डी तो पता ही है 4, ठीक है। अब ए एन भी पता है 248, और कितना इजी क्वेश्चन है, तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो ना, खुद भी कर सकते हो, छोड़ दो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 248 इज इक्वल्स टू ए कितना है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 4। 248 में से 12 गए इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4, तो कितना बना 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4। अब 236 को डिवाइड करो भाई 4 के साथ, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन कर दो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे 4 5 ज़ा 20, 3 4 9 ज़ा 36, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना है 59, तो n कितना है भाई 60। बोलो किस किस को कहानी समझ में आ गई कि n 60 है, पक्का ना, पक्का सबको समझ में आ गया। तो बस यही है भाई क्वेश्चन, आपने यहाँ पे सेम लिख देना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, 60 टर्म्स in between 10 and 250 are multiple of 4। बस खत्म क्वेश्चन भाई, खत्म। ये उसने पूछा था इस क्वेश्चन में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लो कॉपी के ऊपर भाई इसको, है ना। समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना भाई, है किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझने वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, पिछले जैसा क्वेश्चन था सेम।
अच्छा अब पहुंचे भाई जीपी पे। अब जीपी का क्वेश्चन आ गया। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। पहले दो टर्म्स का सम -4 है एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जीपी बनानी है। अच्छा अब भाई मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ जीपी के बारे में, क्योंकि जीपी तो आपके लिए नया टॉपिक है ना, 11th का टॉपिक है क्योंकि ये जीपी। जीपी के दो टाइप के हम वो ले सकते हैं, टर्म्स ले सकते हैं दो टाइप की। अब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। कई बार ना उसने ऐसा दिया होता है कि दो दो का सम और दो का प्रोडक्ट, कि इतना है समथिंग है। उस टाइप में हम, जब उस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, हम एक वो लेते हैं, टर्म्स लेते हैं A/R, ए और AR, ऐसी टर्म्स लेते हैं। ये 3 टर्म्स लेते हैं और 3 टर्म का ही पूछता है बार बार वो। ठीक है, ये कब की टर्म्स हैं? अगर उसने जीपी को बोला है कि 2 टर्म्स या 3 टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं और प्रोडक्ट हो रही हैं, ये उस टाइम की टर्म्स है। अब सिंपल उसने जीपी पूछा है यहाँ पे, तो सिंपल जीपी कैसी होती है? AR, AR², AR³ है ना, ऐसी अप टू सोन आगे बढ़ती चली जाती है। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा, आप कैसे पहचानोगे? सर यहाँ पे भी तो सम लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा है द सम ऑफ टू टर्म्स इज -4। दो टर्म्स को प्लस करने पे -4 आता है, तो देखो A प्लस AR इज इक्वल्स टू -4। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों लिया था हमने। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। A प्लस AR इज इक्वल्स टू -4, डन है। अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, A कॉमन लेके 1 प्लस R इज इक्वल्स टू -4 लिख दूँ, कुछ गलत थोड़ी ना है, कुछ गलत थोड़ी ना है ना। तो इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में उसने क्या बोला? फिफ्थ टर्म इज थर्ड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये लिखा मैंने बस इक्वेशन को भाई अपनी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अच्छा A5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? फिफ्थ टर्म को AR4 और 4 इंटू AR2 लिख सकता हूँ। ओ सॉरी यार, 4 तो ऊपर आएगा ना, AR की पावर 4, AR², ये 4 में टर्म का ही लगा दिया था दोबारा से। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको इससे काट दूं, है ना, अगर मैं इसको इससे काट दूं और R की पावर 4/R² इक्वल्स टू 4 लिखूं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो R² कितना आया? R² कितना हो गया? 4। तो R की दो वैल्यूज निकली +-2। ये किस किस को पता है कि अब भाई 9th में एक वैल्यू नहीं निकालनी है कि अब √4, जैसे आप ऐसा करोगे ना, इसको आप ऐसे लिखोगे R इज इक्वल्स टू √4, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 2 आएगा। कभी 2 आंसर नहीं आता, इसके आंसर 2 आते हैं, हमेशा प्लस या माइनस। ठीक है, हमेशा प्लस या माइनस में इसका आंसर लिखा जाता है। तो आपके पास दो टर्म्स आई, आपके पास दो आर निकले, एक निकला +2, एक निकला -2। हाँ जी, समझ में आ गया जी। अच्छा अगर आपका +2 निकला है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? वैल्यू के अंदर डालते हैं इसको। केस फर्स्ट, दो केस बनेंगे भाई इसके, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, क्योंकि +-2 है। एक बार आर को अगर मैं पॉजिटिव लूं, R इज इक्वल्स टू 2, तो चेक करना, A1 + 2 इज इक्वल्स टू -4। अरे फर्स्ट में पुट कर रहा हूं भाई, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, पुट इन फर्स्ट। तो A की वैल्यू देखो, चेक करो कितनी है, -4/3 आई। हाँ बिल्कुल सही है जी, -4/3 आई। अब अगर आपके पास ये -4/3 आ गई है, तो आप इसके नेक्स्ट वाली टर्म तो लिख ही सकते हो ना। इसके नेक्स्ट वाली टर्म A2 कितना आएगा? A2 कितना आएगा? A2 कितना आएगा बताओ ना। A इंटू आर, तो -4/3 इंटू 2, तो कितना है? -8/3। अब A3 कितना आएगा? AR²। A3 कितना आएगा? थर्ड टर्म कितनी आएगी? AR²। और 2 का स्क्वायर 4, -4 16, -16/3। लेकिन अब मेरे को पैटर्न समझ में आया कि वो उसने पैटर्न ऐसा चलाया हुआ है, -4/3, -8/3, -16/3, -32/3 आने वाला है अगला, क्योंकि देखो 4 2 8 2 16 2 32, ऐसे तो चल रहा है 3 अप टू सो ऑन। ये आपकी केस फर्स्ट की जीपी निकली। बोलो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये आपके फर्स्ट केस की जीपी निकल गई। अच्छा अब सेकंड केस की जीपी निकालो जरा, अब इसके अंदर आर कितनी वैल्यू? -2। तो A1 + -2 इज इक्वल्स टू -4।
तो 1 माइनस टू कितना होता है, 1 माइनस टू कितना होता है, -1 कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आएगी, दोबारा करके दिखाऊं भाई, यहाँ पे करके दिखाऊं क्या, देखो ये आया ऐसे माइनस ए इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि यहाँ पे -1 आया ना, तो -1 मल्टीप्लाई ए माइनस ए, यहाँ से माइनस कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू 4 आई। पक्का क्लियर हो गया ना। अच्छा अब देखो A2 कैसे निकालेंगे, A2 आएगा A इंटू आर, है ना, ये सेकंड, अरे सेकंड टर्म कितनी है, ये देखो ना, ये फर्स्ट टर्म, ए आर सेकेंड टर्म, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, तो ए इंटू आर, ए कितना है 4 इंटू -2 कितना आ गया -8, बिल्कुल सही है जी। A3 कितना है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए कितना है 4 और -2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा इसलिए 16 आ गया। अब ए की पावर 4 निकालो जरा, वो कितना निकला ए आर क्यूब, तो 4 इंटू -2 का क्यूब, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32, तो माइनस का 32 आ रहा है क्योंकि माइनस का 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे एपी समझ में आई कि एक टर्म पॉजिटिव है, जीपी सॉरी, यहाँ पे जीपी समझ में आई कि एक टर्म पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, मल्टीपल 2 का ही है, फिर अगला 16 है, फिर अगला -32 है, तो अगला 64 होगा, अगला -128 होगा, अप टू सो ऑन, ऐसे आपकी सेकंड केस की जीपी बनेगी। बोलो कोई डाउट इस 5th क्वेश्चन में किसी को, कुछ नया नहीं है, ठीक है, बस जीपी की वजह से मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई नई कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही है, फालतू का क्वेश्चन नहीं है, इजी सा है ना, इजी सा क्वेश्चन था पक्का। तो आपको बस समझना है इस क्वेश्चन में, अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई ना कि आपको निकालना क्या है, आपको पूछा क्या है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको ये पता चल गया तो, ठीक है, तो बार बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 5th क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 100, सारे के सारे पॉसिबल वे बताने हैं आपको, एक्सप्रेस करना है 100 को, किसमें, एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब आपको पता कैसे लिखना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कंटिन्यूटी में नंबर ढूंढने हैं और उन नंबर्स का सम 100 आना चाहिए। ऐसे पॉसिबल वेज, सारे के सारे पॉसिबल वेज बताने हैं, ऑल पॉसिबल वेज, कि आप कहाँ से नंबर स्टार्ट करो भाई कि आपका सम 100 आए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, हम उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना, देखते हैं, चलो जी। क्वेश्चन नंबर है भाई 6 हमारा, समझना, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे अभी। अच्छा अब देखो, लेट द सीक्वेंस, अब हम सीक्वेंस लेट ही तो करना पड़ेगा, हमें पता थोड़ी ना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द सीक्वेंस starts from A and have n terms आपका सीक्वेंस A से स्टार्ट हो रहा है और वो n टर्म्स तक जा रहा है, हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है, कुछ नहीं पता। अच्छा लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस पता है, किस किस को कॉमन डिफरेंस पता है भाई, किस किस को कॉमन डिफरेंस पता है भाई, मेरे को तो पता है क्योंकि 1 है, क्योंकि देखो 1 क्यों है समझाता हूँ, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे उसने, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो हमेशा 1 ही होगा ना, क्योंकि जैसे मान लो मैंने लिखा 2 3 4 5, ये मान लो मेरी एपी है, तो इसके बीच में डी कितना है 1 ही तो है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस तो भाई कॉमन सेंस है कि 1 आएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन सेंस है कि 1 आएगा। इतनी बात दिमाग में सबके समझ में आ चुकी है ना, पक्का। अच्छा अब उसने सम बोला करने के लिए, तो भाई सम का तो फॉर्मूला ये है ना, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं यार, है ना, तुम बोलोगे सर फॉर्मूला चेंज कर दिया क्या। देखो अब उसने बोला भाई आपका सम 100 आना चाहिए सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके, है ना, सम 100 आना चाहिए, इसका मतलब Sn गिवन है, Sn गिवन है 100, ये आना चाहिए ना हमारे पास, इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d1, तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। अच्छा अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, 200 इज इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डी क्यों, बस खत्म, यहाँ पर इतना खत्म कहानी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब आपको एक केस एज्यूम करना पड़ेगा
क्या एज्यूम करना पड़ेगा सर, और क्यों एज्यूम करूं मैं, है ना। अब आप n की वैल्यूज डालते जाओ, आप n की वैल्यूज डालते जाओ। अगर आपका 100 बनता है प्लस करने पे तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं बनता है तो आपका आंसर गलत है। किस किस को बात समझ में आई ये वाली? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? करके देखते हैं भाई। मान लो आपने n1 डाला, मान लो आपने n1 डाला, ये इसीलिए तो वो डाला हुआ उसने, स्टार मार्क करा हुआ। 200 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2a प्लस 1 माइनस 1 कितना, 0, 1 माइनस 1 0, हाँ ठीक है। तो 200 इज इक्वल्स टू 2a, तो भाई a तो 100 आ गया। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म ही 100 है, फर्स्ट टर्म ही 100 है और नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या करूं मैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो पता क्या आएंगे, 100 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 100। तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है नहीं ना, तो इसका मतलब केस हमारा गलत है, केस हमारा गलत है। अब ऐसे ही आप n2 पे फाइंड करो, n3 पे फाइंड करो, n4 पे फाइंड करो, आपका आंसर पता किस पे आएगा? आपका आंसर ना फ्रैक्शन आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए, कोई आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर का सम पूछा है, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब देखो केस मेरे को पता है, मैं n की वैल्यू अगर 5 डालूं तो चेक करना क्या आएगा, तो चेक करना एक बार जरा। 200 इज इक्वल्स टू 1 सॉरी 5 इंटू 2a, 2a प्लस 4, डन है, पक्का ना। अब देखो 5 को डिवाइड करूं तो 5 4 ज़ा 20, 0, और 2a प्लस 4, और 2a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 36, और a कितना आ गया, 18 आ गया। अब चेक करना जरा, अब एक बात चेक करना, आपके पास फर्स्ट टर्म आई 18 और n कितना है 5, इसका मतलब 5 नंबर का सम आगे अगर मैं कंसेक्यूटिव में और कर दूं, 18 19 20 21 और 22 को अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं ऐड करूं तो भाई मेरा आंसर जो आएगा वो 100 आएगा। आप चेक कर लो, चाहे आप चेक कर लो। दिस इज द पॉसिबल वे टू गेट 100 of to get 100 by the sum of consecutive numbers। ठीक है, ये इसीलिए क्वेश्चन समझने के लिए है, क्योंकि आप यार तुक्के तो ना मारते रहोगे पेपर में कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा। ठीक है, एक केस और है भाई, एक केस और है, सिर्फ एक ही केस और है, मतलब 2 केस हैं टोटल। अगर मैं n की वैल्यू 8 डालूं तो n की वैल्यू अगर 8 डालूं तो चेक करो ऐसा आएगा, 200 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना भाई 7, और 200 को 8 से डिवाइड करा अगर, 200 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 7, तो कितना आया, 8 2 ज़ा 16, 4 8 5 ज़ा 40, और 25 में से अगर 7 गए, 25 में से अगर आपके 7 गए तो कितने बचे भाई 18, तो 2a इज इक्वल्स टू 18 आ गया, और a कितना आ गया, a कितना आ गया आपके पास 9, a कितना आ गया 9। अब चेक करना ज़रा, 9 प्लस 10 कितने नंबर हैं टोटल, 8 ऐड करने हैं, n ये बताता है कितने ऐड करने हैं। देखो n यहाँ पे 5 था तो हमने 5 ऐड करे, अब यहाँ पे 8 ऐड करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनका जब सम करोगे आपका 100 आएगा। तो आपका ये जो 6th क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व होगा, अगर कभी पेपर में जिंदगी में पूछा भी गया तो आपको 1 नंबर का ये चीज पूछ सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको एमसीक्यूज में बात पूछ सकता है कि कौन से कितने ऐसे केसेस हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास 100 आंसर आता हो। तो ठीक है, तो 2 केसेस हैं, एक n 5 पे है, एक n इज इक्वल्स टू 8 पे है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा अगर तुम प्लस करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा आपके पास, 100 आएगा। बोलो कहानी समझ में आ गई है ये वाली, पक्का? तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 शुरू। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास। उसने बोला द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर। मतलब आपके पास ना एक बैक्टीरिया है, कोई नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर, कोई कल्चर है उसमें
डबल हो रहे हैं एवरी आर। सबसे पहले ये पहचानो कि ये एपी है कि जीपी है, बनाएंगे तो बाद में ना, पहले पहचानो एपी है कि एपी के जीपी है। देखो डबल्स बोला उसने, डबल हो रहे हैं। अगर मान लो स्टार्टिंग में आपके पास एक है तो दूसरे घंटे में दो हो जाएंगे, और फिर दो का दुगना चार हो जाएंगे, चार का दुगना आठ हो जाएंगे, आठ का दुगना 16 हो जाएंगे। ये एपी है कि जीपी है? अरे वाह भाई, तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो। जीपी है भाई, है ना, क्योंकि जीपी में कॉमन रेशो बढ़ता है, कॉमन रेशो सेम होता है ना, कॉमन रेशो से बढ़ रहा है। कॉमन रेशो कितना है? 2 गुना बढ़ रहा है वो, है ना। तो हम इस चीज में ये पता लगाते हैं सबसे पहले, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ये एपी है जीपी है। देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। मतलब ओरिजिनली का मतलब पता क्या है? इनिशियली, स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। उसने बोला हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड द nth आर। तो ठीक है, हम इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। फिर भी भाई पता क्या होता है, इसमें दिक्कत ये है कि आपको अगर ये ना क्वेश्चन देके, डर पता किस बात का, ये क्वेश्चन ना देके अगर इस कंसेप्ट का कुछ और दे दिया ना, फिर तुम बोलोगे ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में था ही नहीं। तो इसलिए एंड ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो जाती है कि वो भाई ये क्वेश्चन को उठा के, एस अग्रवाल में अगर कोई क्वेश्चन हुआ या किसी और बुक में कोई क्वेश्चन हो तो वो उठा के दे दें, फिर तुम क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते तुम लोग, ठीक है। तो अच्छा अब समझते हैं, देखो आपके पास इनिशियली A30 है, मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास 30 है, और कॉमन रेशो कितना है? 2 से डबल बढ़ रहा है तो 2 आ गया कॉमन रेशो। अच्छा इनिशियली आपके पास बैक्टीरिया कितने हैं? 30 बैक्टीरिया हैं। कब? ये टाइम कितना है? टाइम 1 घंटा है, 1 घंटे में 0 है नहीं, जब आप घर से आए मतलब टाइम 0 है जब, तब आपके पास 30 पहले से बैक्टीरिया हैं आपके पास। तो अब वो बोल रहा है किसी कल्चर में वो 2 गुना बढ़ रहे हैं, तो एंड ऑफ फर्स्ट आर, तो T1 पूछ रहा है। अब T1 बता सकते हैं हम लोग, तो 30 इंटू 2, पहले घंटे में 2 गुना हो गए भाई, कितने हो गए? 60 हो गए। एंड ऑफ सेकेंड आर, तो T2 में कितने हो गए भाई? 60 इंटू 2 हो गए, 60 इंटू 2 हो गए, तो कितने हो गए? 120 हो गए, बिल्कुल सही है जी। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 30 इंटू 2 का स्क्वायर हो गए, है ना, 30 इंटू 2 का स्क्वायर हो गए। और एंड ऑफ थर्ड आर T3 में, तो ये 120 इंटू 3 हो, 120 इंटू 2 हो गए, ये कितना हो गया? 240, 2 0 0 2 2 4, हाँ जी 240। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 30 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। और एंड ऑफ फोर्थ आर पूछा था उसने, तो फोर्थ भी बता देते हैं। फोर्थ आर T4 इज इक्वल्स टू 240 इंटू 2, 2 0 0, 2 4 8, 2 2 4, तो 480 हो गए आफ्टर 4 आवर्स। अच्छा उसने लास्ट में पूछा था एंड ऑफ nth आर बताओ, एंड ऑफ nth आर में भी बता देते हैं, एंड ऑफ nth आर में भी बता देते हैं। तो nth आर में कुछ ऐसे होगा, चेक करो, इस फॉर्मेट पे लिखना ना, इस फॉर्मेट पे लिखना है। अब nth सुनना पता आपको, nth से पहले कौन सी टर्म है, तो इसलिए हम इस फॉर्मेट में लाएंगे अब इसको, 30 इंटू 2 की पावर n। तो ये है आपका एंड ऑफ nth आर में आपके पास इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। पैक करके घर ले जाना है इनको, ठीक है, और बढ़िया से स्कूल से छुट्टियां मारना है, ठीक है। तो भाई इसमें समझने वाली बात क्या थी फिर सर? इसमें समझने वाली बात ये थी कि आपके पास इनिशियली 30 थे, तो फर्स्ट आर जब हुआ तब ही आपके दुगने हो गए। जब आपका पहला आर खत्म हुआ ना, दुगने तब ही हो गए थे वो, क्योंकि आप घर से ही, जैसे मान लो आप, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लो आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, और यहाँ पे आप कहीं पार्टी पे गए, आप घर से ही बीमार हो, ठीक है, घर से बीमार हो, घर से आपके पास 30 बैक्टीरिया हैं आपके पास। अब जब पार्टी पे गए, आपने कुछ उल्टा सीधा खाया, बैक्टीरिया और बढ़ेंगे आपके अंदर। तो पहले घंटे में ही आपके बैक्टीरिया 2 गुना हो गए, दूसरे घंटे में आपके पास 4 गुना हो गए, और तीसरे घंटे में भाई 8 गुना हो गए, और nth घंटे में आपके पास nth गुना हो गए। ये आपके पास बैक्टीरिया इस फॉर्म में बढ़ रहे हैं। बोलो कहानी समझ में आई ना? कहानी समझ में आई ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ अब मैं, ठीक है। चलो कागज ऊपर कर देते हैं, 8th क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। 8th क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखो
द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। अच्छा अब देखो एपी का सम दिया है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा पहली 3 टर्म्स ढूंढनी है तो उसके लिए आपको ए और डी ही तो चाहिए, ए और डी ही चाहिए, 3 टर्म्स मिल जाएंगी। जैसे ए मिल गया वैसे हम डी निकाल देंगे, खत्म क्वेश्चन हमारा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, हमारे तो मज़े हो गए। ठीक है। अच्छा अब देखो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने बोला फोर्थ टर्म और 8th टर्म को ऐड करने पे। देखो ये A4 कई बार बच्चे ना यार मेरे से पूछते हैं कि ए क्या है। ए भाई कुछ नहीं, डिनोट करने का, एक टर्म को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, एक तरीका है और उसकी ये पोजीशन है। मतलब फोर्थ टर्म तो मतलब A4, 8th टर्म तो A8, इनका दोनों का सम कितना है 24 और 6th और 10th टर्म का सम कितना है, 6th और 10th टर्म का सम कितना है 44। अच्छा अब मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, a प्लस 3d, 4 को लिख सकता हूँ a प्लस 3d प्लस, और 8 को लिख सकता हूँ a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। बिल्कुल सही है जी। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, बाद में उतर जाते हैं। तो a प्लस ए कितना आ गया 2a प्लस 7 प्लस 3 10d इज इक्वल्स टू 24। अब चेक करो, अगर आप 2 कॉमन ले लो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो कितना आया, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24। ठीक है ना। अच्छा a प्लस 5d, a मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 24 से अगर डिवाइड करें तो कितना है 12। तो पहली मेरे पास इक्वेशन मिली a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। बोलो समझ में आ गया इतनी बात, इजी तो है यार ये। a प्लस 5d लिख सकता हूँ a प्लस 6d को, और इसको a प्लस 9d लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 44। अब a प्लस ए 2a और 9 4 13 और 1 14, 14d इज इक्वल्स टू 44। अब यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44 और a प्लस 7d कितना आ गया आपके पास 22। ये मत पूछना कि सर 22 क्यों आया, 22 क्यों आया, ये तो आपको पता है क्योंकि, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मत पूछना भाई। अब देखो सेम हमने अभी सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन करा था ना, सब्ट्रैक्ट करा था हमने इक्वेशंस को। अब इसमें से बड़ी इक्वेशन कौन सी है, बड़ी क्वेश्चन ये वाली है। इसका मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना है सर, क्योंकि देखो ए सेम है और इनके साइन भी सेम है। जब ए कोई टर्म सेम और साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सर। तो बिल्कुल जी, हमें आपको आता है तो हम कर देते हैं झटपट से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो कितना आया, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22 और a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 7 में से 5 गए कितने 2d इज इक्वल्स टू 22 में से 12 गए 10। तो d आपके पास 5 तो नहीं आ गया कहीं पे गलती से। ठीक है, अगर d 5 है सर तो पुट वैल्यू ऑफ d इन, पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, किसी फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 है फर्स्ट इक्वेशन, d 5 है तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12 और a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12 और a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25। तो 12 में से अगर 25 गए तो भाई आपके पास बचे हैं माइनस 13। a इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 13। बोलो कहानी क्लियर हो गई, कहानी क्लियर हो गई पक्का। तो AP लिख दो भाई। अब AP कितनी मुश्किल है लिखना, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो AP इज इक्वल्स टू कितना आया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 अप टू सो ऑन हो गया। सर आपने कैसे लिखी भाई ये, अरे फर्स्ट टर्म पता थी ना, फर्स्ट टर्म में माइनस 13 में 5 ऐड कर दिए तो कितने आ गए माइनस 8। अब माइनस 8 में फिर से मैंने क्या करा माइनस 5 कर दिए, क्योंकि मेरे को डी ही तो बढ़ाना है, डी ही तो है, ये कॉमन डिफरेंस ही तो है। तो मैं डी ऐड करता जा रहा हूँ। क्यों ऐड करता जा रहा हूँ सर, क्योंकि डी पॉजिटिव है तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ ना भाई। ठीक है, तो माइनस 8 से ये तो कितना आ गया माइनस 3 आ गया, इसलिए वो लिखा है। 3 टर्म्स लिख दी, मेरा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये भी पेपर में आ सकता है, ये भी पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। कोई नई चीज़ नहीं है भाई इसके अंदर कि ऐसे इन्होंने स्टार स्टूर लगाए हैं, इन चक्करों में बट बैठे रहना कि स्टार लगा तो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर, 8th क्वेश्चन है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ मैं। चलो अब देखो 9th क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास। फाइंड, आपने उस इसमें क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n
स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करो सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1000। देखो यार, मैं आपको समझे सबसे पहले कहानी बताता हूँ। कहानी बताऊं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है, वो लिख लो कॉपी के ऊपर। इस एक क्वेश्चन के लिए आपको वो फॉर्मूला सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपकी बुक के अंदर दिया है, मैंने ऐसे ही नहीं सिखाया था वो, क्योंकि मेरे को था कि कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा तो क्यों पंगे लेने, लेकिन अब आ गया है तो सीख लो। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स एस एन इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है भाई आपका, ठीक है। अब उसने हमें क्या निकालने के लिए बोला? उसने हमें ये बोला कि आपका सम जो है, आपका सम जो है वो 1000 से छोटा है ऐसा एक n की वैल्यू बताओ, एक ऐसी n की वैल्यू बताओ, ठीक है, कि जिसका आपका सम 1000 से छोटा है, ठीक है जी, बता रहे हैं। देखो मतलब वो ये कंडीशन पूछ रहा है ना, इस कंडीशन को फुलफिल करने को बोल रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल करने को बोल रहा है ना, कि ये बड़ा है आपका, ये बड़ा है हमेशा 1000 से, है ना। एक ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बताओ जिससे कि आपका वैल्यू इस 1000 से बड़ा है, इसका बता देते हैं भाई। देखो अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो ऐसा करूंगा n+1 इंटू, ये बता, ये बच्चे देख के कंफ्यूज होते हैं, ये इनइक्वालिटी का साइन तो है लेकिन ये बिल्कुल इक्वल्स की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे इक्वल टू लगा होता है ना, वैसा काम करता है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, इस साइड बड़ी रकम आनी चाहिए, हमारा मुद्दा ये है, ये इज इक्वल्स टू का ही काम करता है बस ये, ठीक है। तो अब ये समझो कि अगर ये 2 डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में होगा तो 1000 आ गया, 2000 आ गया, सॉरी, समझ में आ गया जी। अच्छा, अब आप n की वैल्यू क्या रखोगे? n की वैल्यू सबसे छोटी क्या रखोगे कि उसका जो सम या मल्टीप्लाई करके n और n+1 को मल्टीप्लाई करके 2000 से बड़ा है। अब आप तो दिमाग लगाते रहो, ठीक है। क्यों? n इज इक्वल्स टू 45 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, ऐसे सबसे छोटा नंबर है कि अगर आप इसके अंदर रखोगे, आप देखो 45 और 45 + 1 46, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2000 से बड़ा आएगा। तो सर हमारा क्वेश्चन तो 2000 था ना, किसी का क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है, अरे तो अगर 2 को यहाँ पे रहने दोगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 को यहाँ रहने दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो भी आपको 45 ही लेना पड़ेगा, तो भी आपको 45 ही लेना पड़ेगा। मैं दोनों तरीक़ों से करके बताऊँ क्या, है ना, कई बच्चों का होता है यार कि ऐसा कैसे सर। तो अब देखो, जब इसको 45 इंटू 46 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2070, बड़ा है 2000 से, तो आप लिख दोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 45। स्मॉलेस्ट वैल्यू n की कितनी है? 45 है। ओके जी। अच्छा, अब देखो किसी के दिमाग में भाई ये आ रहा हो कि सर ऐसे थोड़ा ना होता है, n इंटू n+1 में 2 है तो वो 1000 से बढ़ाना चाहिए, 2000 से कैसे आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है भाई। तो अब देखो अगर n की वैल्यू 45 ही डालनी पड़ेगी फिर भी आपको, ठीक है। कोई भी वैल्यू डाल दो कभी आंसर नहीं आएगा, 1000 से बड़ा कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 45 ही है, तो मैंने कहा 45 इंटू 46/2 करा ग्रेटर देन 1000, ठीक है। अब मैंने कटिंग कर दी 23, तो 45 इंटू 23 कितना होता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 5 3 15, 4 3 12, 13 और 5 2 10, 4 2 8 1 9। तो देखो 5 3 और 10, 1035 आया है। इस 45 और 46 दो नंबर रख के, अगर 2 से डिवाइड करके, तो 1000 से बड़ा आया है। तो यही एक सिर्फ का नंबर है ऐसा, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, बल्कि यार स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 45 इन बोथ द केसेस। किसी को ये हो सर 2000 कैसे आया, तो 2000 वाला समझा दिया। किसी को ये हो कि सर मेरे को तो 1000 वाला ही करना है, तो 1000 वाला करो भाई साहब आप, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, वो सॉल्व कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई, अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं बचे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखो भाई क्या है, विच टर्म ऑफ द जीपी, एपी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं हमने, एक्सरसाइज में ही बहुत सारे करे हैं भाई, है ना। विच टर्म ऑफ द जीपी इज 2832, ये जीपी है, इज 131072। राइट द एक्सप्लिसिट फार्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फार्मूला ऑफ nth टर्म। एक्सप्लिसिट फार्मूला भी लिखना है और रिकर्सिव फार्मूला भी लिखना है, तो बिल्कुल हम अभी लिखवा रहे हैं सर आपको, ठीक है। तो जीपी लिख लेते हैं सर, पहले जीपी लिख लेते हैं।
एपी और जीपी का एक ही काम है, सबसे पहले एपी गिवन है तो ए और डी ढूंढो, अगर जीपी गिवन है तो ए और आर ढूंढो। ठीक है, जीपी क्या है आपके पास, जीपी है 2 8 32, 2 8 32 अप टू सो ऑन, ऐसे आपकी जीपी चल रही है। और आपके पास लास्ट टर्म उसने बोला 131072, तो ये क्या है सर आपके पास, ये ए एन तो नहीं है? सबको पता है यार ए एन है, अब तो पता लग ही गया होगा बल्कि, है ना। जो सीधे भाई ये चीज़ देख रहे हैं वो सीधे मत देखना, एक्सरसाइज देखना पहले, तभी पता चलेगा ये ए एन क्यों है। ठीक है, ए है आपके पास 2, आर है आपके पास 8/2, कितना आ गया 4, और ए एन पता है आपको भाई। अब ए एन का तो फॉर्मूला पता है मेरे को, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। ए एन कितना है भाई 131072, ए कितना है 2 इंटू 4n-1। डन हो गया जी, डन हो गया जी। अब देखो 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 131072 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4n-1। कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, तो कितना आएगा 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 65536 इज इक्वल्स टू 4 की पावर n-1। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपको पता है क्या करना है, एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है भाई, सबने पढ़ा हुआ है। ओके ग्रेट। अच्छा अब मेरी बात समझो कि इसको मेरे को 4 की पावर समथिंग में लिखना पड़ेगा, है ना। अब मेरे को इस जो मेरे पास 65536 है, इसको मेरे को किस किस में लिखना पड़ेगा, इसको मेरे को 4 की पावर समथिंग में लिखना पड़ेगा। वो मैं कैसे लिखूंगा भाई, ये करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके 65536 प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो भाई मेरे पास आएगा 4 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 4n-1। समझ आ गया, समझ आ गया, डन है, पक्का ना। तो बस भाई अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होती है 4n-1। तो n कितना आ गया भाई आपके पास 9, तो आप क्या लिख दोगे, 9th टर्म ऑफ जीपी इज 131072। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 10th। बोलो कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अच्छा एक और चीज रह गई है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं भाई हम, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है, ARn-1, n की जगह वैल्यू मत डालना, बस आपकी एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गई 2 इंटू 4n-1। लो जी आपकी एक्सप्लिसिट फॉर्म खत्म। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खत्म खत्म जी। रिकर्सिव फॉर्मूले के लिए मैंने आपको रूल बताया था, जब जीपी हो, जब जीपी हो रिकर्सिव के लिए मैंने रूल बताया था आपको, r इंटू ए एन इज इक्वल्स टू r इंटू AN-1। बोलो बताया था कि नहीं बताया था भाई, बताया था कि नहीं बताया था। तो AN इज इक्वल्स टू r कितना है 4 AN-1। भाई ये है आपका रिकर्सिव फॉर्मूला, भूलना मत भाई कभी भी। आपको ऐसा मेथड बताया भाई कि हर क्वेश्चन में लगता चला जाएगा, हर क्वेश्चन में लगता चला जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 10th, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट करवाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11th। चलें 11th की तरफ भाई, चलें या रुकना है, बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं एक बार, कहाँ है। ये रहा सर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11th। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज, आ गया ना वो वाला क्वेश्चन, देखो द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, ऐसा ही आएगा भाई, 3 टर्म्स पे ही आएगा हर बार क्वेश्चन, अगर पेपर में आया 3 टर्म्स पे ही आएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशो ढूंढो और टर्म्स ढूंढो, ठीक है, ऐसा बोला उसने हमें। तो बिल्कुल आसान है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मुश्किल है। ठीक है, तो चलो करते हैं भाई। अच्छा देखो, लेट द टर्म्स, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, ये 11th ना, हाँ 11th। सबसे पहले करना है लेट द टर्म्स, लेट द टर्म्स ऑफ जीपीबी A/R, A और AR। अब आपको महत्व समझ में आएगा कि हमने ये क्यों समझा, महत्व चेक कर रहे हो मेरा, ये महत्व समझ में आएगा आपको कि मैंने ये टर्म्स क्यों ली हैं। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है -1,
इसका मतलब a अपॉन आर इंटू ए आर कितना है -1। चेक कर रहे हो, आर से आर कट गया, तो ए क्यूब कितना आ गया -1। अगर ए क्यूब -1 है, ए क्यूब -1 है मतलब इक्वली तो है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू -1 होगी, ए की वैल्यू -1 होगी। अरे तभी तो -1 आंसर आया होगा ना, चेक करो। अगर -1 का क्यूब करूंगा तभी तो 1 आएगा, -1 आएगा आंसर। तो ए की वैल्यू -1 होगी ना, तभी तो -1 आंसर आया। तो ए की वैल्यू तो भाई यहाँ से तुरंत मिल गई -1। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बताओ? कोई डाउट नहीं है ना, तो होना भी नहीं चाहिए भाई। अब देखो, सम ऑफ जीपी इज 13/12। सम इतना है, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 13/12। अब वैल्यू डाल रहा हूँ मैं भाई बस, -1 अपॉन आर, -1, अरे देखो ना, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, -1, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का आपका आर, माइनस का आर ही आ गया ना, हाँ बस माइनस का आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 13/12। अब एलसीएम ले लो भाई साहब, अब एलसीएम ले लो। अच्छा, किसी को है कि यार नेगेटिव में टर्म में सर दिक्कत हो रही है, चेंज करो सर, किसी को है ऐसी दिक्कत? भाई अगर किसी को दिक्कत है तो ये सारी टर्म्स उठा के इधर ले जाओ, ये टर्म इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 13/12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर, लिख सकता हूँ ऐसा? क्या लिख दिया भाई, आपने बोला हमने लिख दिया। अब देखो, मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 13/12 इज इक्वल्स टू आर एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो नीचे वाले से नीचे वाला डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। आर को आर से डिवाइड करा कितना है, 1, 1 1 जा 1, प्लस 1 को आर से डिवाइड करा तो आर ही आ गया, तो आर इंटू 1 आर, प्लस 1 को आर से डिवाइड करा आर ही आ गया, आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ओ सॉल्व हो गया, देखो कितना ईजी है यार एलसीएम, ठीक है ना, बहुत ईजी है यार, समझा करो थोड़ा सा, मैथ ना बहुत ईजी है, मैथ को ऐसे हुआ मत बनाया करो। तो कितना आ गया यहाँ पे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13r इज इक्वल्स टू, अब 12 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, डन हो गया। 13r इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12r स्क्वायर, डन हो गया जी। अब मैं सीधा सीधा करके लिख दे रहा हूँ बस इसको, बस इसको सीधा सीधा करके, अच्छा इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, कुछ मैंने चेंज नहीं करा, मैं बस टर्म्स का पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। 12 प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13r, कुछ चेंज नहीं किया भाई मैंने, कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, इस वाली टर्म को पहले लिखा है, इस वाली टर्म को बाद में लिखा है। साइन चून चेंज मत कर देना ऐसे केस में, ठीक है, पहले और बाद में। अब देखो मैं इसको अगर सुधार के लिखूं तो 12r स्क्वायर प्लस 12r, ये -13r और प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0 लिख दूं, बन यही तो बना। तो 12r स्क्वायर 2 मिनट रुकना जरा यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, चेक कर रहे हैं सर, चेक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बात। कुछ गड़बड़ नहीं है भाई, चलो -r 12 इधर ही है और 13 उधर से आया तो कितना आ गया, -r प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना, 0 इज इक्वल्स टू 0, 12 12 144। कुछ बनेगा कैसे, कुछ बनेगा, कुछ फैक्टर्स बनेंगे ऐसे 144 के, कि जिसका आंसर -r आता हो। चेक करें एक बार, चेक करें एक बार, 272 236 218 29 3331, 3 3 9, 2 2 4 2 8 2 16, 16 और 9 बन रहा है भाई, 3 3 9 2 18, 18 माइनस 8 10 बन रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं पे गड़बड़ हो चुका है, और हमें गड़बड़ी मिल चुकी है भाई। गड़बड़ी पता कहाँ थी, चेक करो ज़रा, हमने अगर इसको यहाँ भेज के पॉजिटिव करा तो ये यहाँ के नेगेटिव भी तो होगा, तो -13 चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव गया वो, जब यहाँ पे आया तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, +25r। हाँ अब क्वेश्चन सही चला है। अच्छा 25 तो देखो 16 + 9 बन तो गया था पहले से ही, 2 2 4 2 8 2 16, 16 + 9 कितना 25, तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 0, 12r स्क्वायर प्लस 16r एक ब्रैकेट में प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0।
तो कितना आ गया यहाँ पे भाई, कॉमन ले लो इसमें से 4, 4r कॉमन आ रहा है, 4 3 12, 4 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, r प्लस 4, 3r+4 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई दो फैक्टर निकल गए, एक निकला 3r+4 इज इक्वल्स टू 0 और एक निकला 4r+3 इज इक्वल्स टू 0। r की दो वैल्यू निकल गई भाई, r की निकली -4/3 और r की निकली -3/4। उल्टा पुल्टा वैल्यूज निकला है दो बार। और a तो हमें पता ही है -1 है। और उसने पूछा क्या था अब हमसे, उसने पूछा था फाइंड द कॉमन रेशियो, मतलब r निकालो, r निकाल दिया हमने, r दो निकले हैं, और उसने बोला फाइंड द टर्म्स, उसने टर्म्स फाइंड करने को बोला था हमें। तो टर्म्स फाइंड करने को बोला था अगर, तो हम टर्म फाइंड्स करते हैं। तो टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं, केस इसके भी भाई दो बनने वाले हैं, इसका केस फर्स्ट और केस सेकंड बनने वाला है, ठीक है। एक में r आने वाला है -3/4 और एक में r आने वाला है -4/3, ठीक है। अब केस फर्स्ट है तो सबसे पहला टर्म क्या था मेरा, a/r, तो a/r ये बनेगा। तो अब चेक करो, अब ये ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, ऐसे सर कैसे ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, चेक करो भाई, ये -1 अकेला है और नीचे वाला फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब -1/1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ -3/4। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये यहाँ पे, तो कितना आ गया भाई, -1 × 4/-3 × 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, तो कितना आया, 4/3 टर्म आया, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा आप, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। a कितना है, -1, और लास्ट वाला टर्म कितना है, a × r, तो a × r मतलब -1 × -3/4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3/4। तो अगर मेरे पास r -3/4 है तो मेरे पास टर्म्स ये आने वाली हैं, 4/3, -1 और 3/4। केस सेकंड में चेक कर लें, तो केस सेकंड में आने वाला है a/r, तो उल्टा ही होने वाला, तो कितना आ गया, 3/4, फिर आ गया -1 और अब आएगा 4/3। ये दो केस हमारे थे, इसके मैंने आपको पूरा का पूरा इसका क्वेश्चन का 11th का जितना आपका कंसेप्ट था मैंने सारा का सारा आपका क्लियर कर दिया है। डन है, पक्का? किसी को कोई डाउट है? देखो, जब भाई आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जीपी का जिसके अंदर प्रोडक्ट और सम दिया हो, तो उसमें टर्म्स हमेशा यही कैरी करनी है आपको, ठीक है। ये टर्म्स कैरी करने के बाद आपके पास लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज निकलेंगी आर की, और दो केस बनने पे उसके बाद हम क्या, दो टर्म्स लिख देंगे। तो सर टर्म हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ए आर स्क्वायर, AR³ ऐसे तो नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसे टर्म तो नहीं लिखनी है, आपने टर्म्स वही लिखनी है जो आपने लेट करी थी, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म, नोट कर लो कॉपी के ऊपर भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ मैं आपको। चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ भाई, चले ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई क्या है आपके पास। उसने बोला इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ द जीपी इज x, y एंड z, ठीक है। 4th 6th और 10th, 16th और 10th अगर टर्म्स जीपी की x, y एंड z हैं तो प्रूव करो x, y, z जीपी में है। ओके, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, है ना? तो उस 12th क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, 12th क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई 4th टर्म तो आपकी है x भाई, और आपकी 10th टर्म जो है वो तो y है भाई, और आपकी जो 16th टर्म है वो z है भाई, ठीक है ना? पक्का ना? तो उसने बोला कि ये बात प्रूव करो कि x, y और z आर इन जीपी है, ये तीनों टर्म्स जीपी में है। अगर भाई ये तीनों टर्म जीपी में हैं तो इनका कॉमन रेशो सेम होगा, है ना? तो कॉमन रेशो सेम होगा इनका। अगर कॉमन रेशो सेम होगा तो इसका मतलब A2/A1 या फिर A3/A2 ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। तो A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा, इसका मतलब y/x इज इक्वल्स टू z/y इक्वल करना है। ओके, अगर ये इक्वल करने में मैं सफल हुआ तो मैं ये बता सकता हूं कि x, y, z आर इन जीपी हैं। समझ में आया? कुछ कंसेप्ट समझ में आया? पहले क्वेश्चन को दिमाग से खोलना कैसे वो समझ में आया। अच्छा, अब देखो A4 को मैं AR³ लिख सकता हूँ, AR³ x है, AR9 y है और AR15 z है। डन हो गया। अच्छा, अब y/x देखना ज़रा, y/x कितना है, y कितना है, AR⁴ अपॉन में AR⁴, a से a कैंसिल हुआ। अब
नीचे 3 आर हैं, ऊपर 9 है, तो ऊपर कितने बचे? 6 बचे जी, बिल्कुल सही है, आर की पावर 6 बचा। मतलब वाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी आई? आर की पावर 6। ऐसे ही जेड बाय वाई की निकाल लेते हैं। जेड बाय वाई की निकली, जेड कितना है भाई आपके पास? जेड कितना है? जेड है आपके पास ए आर 15 और नीचे है ए आर 9। ए से ए कटा, 9 ये पूरे कट गए और ऊपर 6 बचे, यहाँ पे भी आर की पावर 6 बची। तो मेरा जो काम था मैंने वो तो निकाल दिया, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई है, ये प्रूव कर दिया मैंने, हेंस प्रूव्ड। तो इसके प्रूव होने से मेरे को ये बात पता चली कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। बोलो, इजी था क्वेश्चन नंबर 12th, इजी था क्वेश्चन नंबर 12th। तो नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13th क्या बोल रहा था भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 13th चेक करना जरा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 26। अरे सेम क्वेश्चन आ गया सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। करोगे तुम लोग खुद से? करोगे खुद से कि नहीं करोगे खुद से? द सम the first 3 term of the geometric progression is 26 and the sum of their squares is 364. Find the terms of the GP। और इनके स्केयर्स का सम 364 है। तो चेक करते हैं भाई क्वेश्चन, अगले पेज पे ही करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए अगले पेज पे करते हैं। 13th क्वेश्चन चेक करना भाई, 13th क्वेश्चन चेक करना। जीपी है आपके पास ए अपॉन आर, ए और ए आर, इन सबको प्लस करके, इन सबको प्लस करके सम दिया है 26। ए अपॉन आर प्लस ए आर का सम दिया है 26। बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन आ गई जी, डन हो गया इतना काम। अच्छा, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और तो उसने बोला कि इन्हीं के स्क्वायर का सम, मतलब ए आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, इस ये करने पे आपका आंसर आ रहा है 364। ये बात किस किस को समझ में आ चुकी है? ये बात भी समझ में आ चुकी है आपको? तब तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ये भाई ऐसा क्वेश्चन आपके उस वो क्वेश्चन में भी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, वो भी शायद एंड ऑफ एक्सरसाइज में ही है, एंड ऑफ चैप्टर में ही है। तो ये आ गया आपकी दूसरी क्वेश्चन। तो भाई अब आगे तो आप चल ही नहीं सकते, तब तक चल ही नहीं सकते। अब करोगे क्या इसका? अब मेरी बात, अब खुद दिमाग लगा के सोचो, कुछ करोगे क्या इसका? कुछ नहीं कर सकते ना। अब आपके पास सेपरेटली ए स्क्वायर है, सेपरेटली बी स्क्वायर है, सेपरेटली सी स्क्वायर है। अब इनका क्या करोगे? कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चेक करना क्यों करूंगा, अभी समझ आएगा। ए अपॉन आर प्लस ए आर का होल स्क्वायर अगर करूं इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि बोथ साइड्स होता है हमेशा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और होता क्या है वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस 2 सी प्लस 2 ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 676। कुछ नई चीज़ करी क्या मैंने? कुछ नई चीज़ करी क्या? बिल्कुल सर, कोई नई चीज़ करी ही नहीं मैंने कुछ नया नहीं करा, बस हमने पुराना चैप्टर रिवाइज करा, पुराना चैप्टर रिवाइज कर लिया हमने। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 364 है, हमें पता है, ऊपर गिवन है, चेक कर लो भाई। प्लस अब इसका क्या करोगे? कुछ काटा पीटी करोगे क्या? कुछ मत काटना, 2a कॉमन ले लो, 2a कॉमन ले लो और अंदर सेम टर्म बना दो दोबारा से। 2a अगर कॉमन है तो देखो ए आर प्लस, यहाँ से भी अगर मैंने 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बना? ए आर। और अगर मैंने यहाँ से 2a कॉमन लिया तो आर से आर अगर यहाँ पे कटा तो 2a कॉमन लिया तो कितना बचा? ए इज इक्वल्स टू कितना बचा? 676। डन। अब चेक करो क्या इसकी वैल्यू 26 गिवन तो नहीं है तुम्हें? समझ में है? ऐसे कॉमन कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है ये। 2a इंटू 26 इज इक्वल्स टू 676 माइनस 364 और 2a इज इक्वल्स टू, जब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आने वाला है भाई आपका? कितना आने वाला है चेक करें जरा एक बार। इसको आएगा 312, इसका आएगा आपका 312, ठीक है। और डिवाइड कर दो आप 26 के साथ, अगर 26 के साथ क्यों, 26 इंटू 2 पूरे के साथ कर दो ना, पूरे के साथ कर दो। तो जब आप कटिंग करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 1 2 5 ज़ा 10 1 2 6 ज़ा 12,
26 6 जा भाई ये होता है 6 जा कितना होता है 156 होता है। तो ए कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। ए की वैल्यू तो मिली भाई, शुक्र है ए की वैल्यू तो मिली कम से कम। मैं तो ए की वेट कर रहा था कि ए तो मिले कम से कम। अब आर चाहिए, डी नहीं चाहिए। डी चाहिए होता तो बहुत ईजी होता है क्वेश्चन, ये आर चाहिए। जीपी वाले क्वेश्चन लेंथी होते हैं थोड़े से। अब आर चाहिए तो आर के लिए देखना भाई पक्का फिर से क्वाड्रेटिक बनने वाली है। अब किसके अंदर पुट करेंगे भाई, किसके अंदर पुट करेंगे, किसके अंदर पुट करेंगे, 6 फर्स्ट के अंदर पुट करोगे ना, है ना। पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, तो कितना आया 6/r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 26। आर एलसीएम यहाँ पे आया 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। तो कितना बना 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26r। डन हो गया यहाँ तक। तो देखो 6 प्लस 6r माइनस 26 प्लस 6r स्क्वायर, सीधा करके लिख रहा हूँ बस मैं इसको। 6r स्क्वायर आगे लिख रहा हूँ, ये 26r में से 6r माइनस करो तो कितना आ गया -20r और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन तो भाई ये बनी 20r इज इक्वल्स टू, इक्वेशन तो भाई ये बनी 6 6 36। अब फैक्टर बनाने हैं, 36 6 6 36 होता 20 चाहिए भाई, लेकिन तो एक बार साइड में बनाते हैं, ज़्यादा मैथमेटिशियन नहीं बनना है, ठीक है। कभी भी तुम्हें भी नहीं बनना है। 2 18 2 9 जा और 9 3 3 जा 3 1 जा, तो 20 चाहिए ना आपको। 3 3 जा 9 9 और 4 और 3 3 जा 9, हाँ बन गया ना। देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 18 प्लस 2 कितना 20। तो हमारे क्या बने फैक्टर, चेक करना ज़रा। 6r स्क्वायर माइनस 18r प्लस 2r। अब कई बच्चे सोचेंगे यार ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही करवाता हूँ, गलती नहीं होती बच्चों की से कभी। इज इक्वल्स टू 0। आपने सिर्फ 20 को चेंज करना है, माइनस माइनस से कोई लेना देना, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, उसको साइन चेंज करेंगे हम रूल के हिसाब से। 6r स्क्वायर माइनस है ना, ब्रैकेट खुलेगी, साइन चेंज 18r माइनस 2r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग करो, 6r स्क्वायर माइनस 18r एक पेयर के अंदर, अब माइनस दोबारा आ गया, ब्रैकेट बन रही है तो साइन चेंज करो। इसका नेगेटिव है पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव, इज इक्वल्स टू कितना 0। 6r कॉमन निकालो, कितना बचा r माइनस 3, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो, r माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना 0। दो आपके पास एक r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आया, एक 6r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आया। यहाँ पे r की वैल्यू 3 आई और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई 2/6, तो यहाँ पे वैल्यू आई 1/3, यहाँ पे वैल्यू आई 1/3, यहाँ पे वैल्यू आई r। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं है ना भाई। a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है। अब क्या बनाएंगे, जीपी फॉर्म, जीपी केस 1, एक केस 1 बनेगा, एक यहाँ पे केस 2 बनेगा, जिसके लिए r कितना है 3, इसके लिए r कितना है 1/3। डन। अच्छा a कितना है भाई, a है, अब मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे a/r, a और ar ये टर्म्स ली थी हमने। a कितना है 6/a कितना है भाई, a कितना है 6, 6/3 6 और 6 इंटू 3 कितना 18। अब कैंसिल करा 3 2 6, तो 2 6 और 18 भाई पहला जीपी बना। डन। दूसरा जीपी बनाओगे, दूसरा जीपी बनाओगे, नहीं बनाएंगे सर, ऐसा कैसे पाप कर देंगे हम लोग। a/r, a और ar, a कितना है 6, 6 कुछ भी नहीं है तो ये अगला फ्रैक्शन में है, तो 6/1 1/3, ये यहाँ पे ये ऊपर, तो 6 3 18 पहला बना, दूसरा 6 बना और तीसरा बना 6 डिवाइडेड बाय a इंटू आर, तो 6 इंटू 1/3, तो 3 2, तो तीसरा बना ये आपका जीपी। बोलो पहला जीपीए, दूसरा जीपीए, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म। लेंथी था, मुश्किल नहीं था भाई, ठीक है। लेंथी तो था लेकिन मुश्किल नहीं था। नोट कर लो कॉपी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर है 13th। और मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बार बार वो घुमा फिरा के पेपर में पूछ सकता है, तो तुम करके जाना पेपर के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13th है, नोट करो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th क्या है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखना जरा क्या है भाई।
ये रहा, सपोज P1 इज इक्वल्स टू 1, P2 इज इक्वल्स टू 2, n ग्रेटर देन 2, इक्वल नहीं ग्रेटर देन 2 है n, Pn इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 अप टू सो ऑन Pn माइनस 1। भाई n माइनस 1 लिखा है इसने यार, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, n माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। n माइनस 1 प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 P2 अप टू सो ऑन P8। कैन यू फाइंड अ सिंपलर रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर Pn? क्या तुम सिंपलर रिकर्सिव फॉर्मूला बता सकते हो इसके लिए? कैन यू फाइंड गिवन एक्स, ओ भाई क्या क्या पूछा है इसने, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी पूछा है इसका। बात समझो सर, अब आप मेरी बात समझेंगे आप मेरी यहाँ पे कान खोल कर। उसने Pn इज इक्वल्स टू कितना दिया, P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन Pn माइनस 1 प्लस 1, ऐसा उसने आपके पास एक पैटर्न दिया हुआ है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, है ना, ऐसे सॉल्व करने के लिए दिया है ना। मेरी बात सुनो भाई, अब ये चीज़ क्या होती है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन से पहले यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ ये होती है कि ये आपका बताता है कि आपका सीक्वेंस जा कहाँ तक रहा है, या आपका सीरीज कहाँ तक जा रहा है, आपका प्रोग्रेशन कहाँ तक जा रहा है। ये टर्म ये बताती है बस। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ रहा है। n की वैल्यू 3 डालनी, क्योंकि उसने n बताया है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ही बताया, इक्वल नहीं बताया, इसलिए 3 डाल रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, P3 इज इक्वल्स टू P1 तो वैसा ही रहा, P2 भी वैसा ही रहा, प्लस अप टू सो ऑन P3 माइनस 1 कितना होता है, P2। अरे इसका मतलब आपका प्रोग्रेशन, आपका जो ये प्रोग्रेशन ये P2 तक ही है। उसने जानबूझ के तुम्हें गलत, या फिर तुमसे गलती करवाने के लिए उसने जानबूझ के ये बोला है कि अप टू सो ऑन Pn माइनस 1, जानबूझ के बोला है, क्योंकि बल्कि उसका प्रोग्रेशन P1 प्लस P2 पे ही खत्म है, आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि n माइनस 1 कितना है, 3 माइनस 1 2, तो P2 तो पहले लिखा हुआ ना, दोबारा मत लिख देना, प्रोग्रेशन एक ही खत्म वहां तक होता है, यहाँ तक खत्म हो गया, P2 तक खत्म हो गया, उसके बाद 1 है इसलिए प्लस 1 डाल दिया, बस समझ में आया कुछ कहानी। तो P3 कितना है भाई आपके पास, P1 की वैल्यू उसने दी है 1, P2 की 2 और 1 साथ में है, तो भाई P3 आपके पास आ गया 4। कहानी समझ में आई? अच्छा नेक्स्ट देखना जरा, P4 चेक करना, n इज इक्वल्स टू 4 चेक करो, P4 इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, मतलब P3 तक ये एंड है, P3 के आगे जाएगा ही नहीं, प्लस 1, और P1 कितना है 1, ये 2 और ये 4, ये 1, P4 कितना है भाई आपके पास, अब 4 2 6 7 1 8, P4 8 आ गया जी। अगर n 5 डालें तो P5 इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 4 माइनस 1, ओ सॉरी 5 माइनस 1 4, इसका मतलब प्रोग्रेशन 4 तक ही जा रहा है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1, 8 4 12 13 14 15 16, अब P5 कितना आ गया, 16 आ गया जी। अब प्रोग्रेशन समझ में आ रहा है कुछ, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, इसका मतलब भाई P6 कितना आने वाला है आपके पास 32, P7 कितना आने वाला है भाई 64, और P8 कितना आने वाला है आपके पास 128। बोलो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? पक्का कहानी समझ में आ चुकी है क्या? चलो फिर भाई अगला क्वेश्चन क्या, इसमें और कुछ बोला था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 P2 P, कैन यू सिंपलेस्ट वे ऑफ रिकर्सिव फार्मूला फॉर Pn? रिकर्सिव फार्मूला क्या आप और भी सिंपलर बता सकते हो? रिकर्सिव फार्मूला क्या आप और भी सिंपलर बता सकते हो? इसका मानना ये है, ये पूछ रहा है आपसे कि अगर पहली मेरी टर्म फर्स्ट है, दूसरी मेरी 2 है, पहली फर्स्ट 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 अप टू सोन ऐसे है, तो इसमें D कितना है, D2 है, D2 है ना, तो D तो 2 है भाई, तो हम बिल्कुल बता सकता हूँ आपको, आप ऐसा भी लिख सकते थे AN इज इक्वल्स टू 2 इंटू AN माइनस 1, आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये भी एक रिकर्सिव फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट भी बता सकते हैं, हाँ जी बता सकते हैं जी, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो AN इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1, तो A तो है भाई आपके पास 1, R कितना है 2,
n-1, तो एक्सप्लिसिट आपके पास है 2n-1। बोलो, ये दोनों कहानियाँ समझ में आ चुकी हैं क्या? दोनों कहानियाँ समझ में आ चुकी हैं क्या? ये एपी थे कि जीपी थी? ये एपी थी कि जीपी थी? जीपी थी भाई, है ना? इतना तो भाई पता लग ही गया होगा ना, 1 2 4 8 ऐसे जीपी ही चलती है N2 में, ठीक है? अच्छा यार, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ना कुछ 2 टाइप के नंबर और बताना चाहता हूँ। 2 टाइप के नंबर और बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसमें ये 2 टाइप के नंबर फालतू में ऐड हुए हैं, ठीक है? 2 टाइप के नंबर फालतू में ऐड हुए हैं, ठीक है? एक है नंबर ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स। इसका एपी कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले 1 लिखा जाता है, फिर 3, मतलब ये 2 का गैप, अगला 3 का गैप होगा, अगला 10 4 का गैप होगा, अगला 15 5 का गैप होगा, ठीक है? अगर कभी इस तरह की सीरीज मिल जाए तो उसको ट्रायंगुलर नंबर सीरीज बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, कभी इस टाइप की सीरीज मिल जाए, कभी फिर कंटिन्यूटी में भी नंबर बढ़ रहे हैं, देखो 2 3 4 5, एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? और एक है भाई जो अभी इसका आंसर आने वाला है हमारे पास, ये है विरहांका फिबोनाकी सीक्वेंस। ये बड़ा अजीब सा सीक्वेंस है, मैं समझाता हूँ क्या है। लेकिन देखो 1 2 3 5 8 13 21 34, और उसके बाद 21 + 34 अप टू सोन ऐसे नंबर चलते जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? विरहांका फिबोनाकी सीक्वेंस। ये नया सीक्वेंस है भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सीखना पड़ेगा कि इसकी होता क्या है, कैसे चलता है ये पता कैसे चलता है? जो आपकी नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी ना, जो नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी वो पिछले को ऐड करके लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 में ही 1 ऐड करा तो कितना आ गया? 2 आ गया जी। अब इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी, 1 + 2 3। अब इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी, 3 2 5। अब इन दोनों को ऐड करके लिखी जाएगी, 5 3 8, और 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, और 21 और 34 नेक्स्ट टर्म, ऐसे अप टू 100 अगर टर्म जाएं तो वो ये क्या है? विरहांका फिबोनाकी सीक्वेंस। बोलो, कहानी समझ में आई है वाली? कहानी समझ में आई है क्या ये वाली? नहीं आई है क्या? नहीं आई है क्या? तो समझ लो भाई अब, ठीक है? क्योंकि समझना तो पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्या है, उसने बोला W1 है 1, W2 है आपके पास 2, n 2 से बड़ा ही है, सेम है जैसे पहला क्वेश्चन था, और WN इज इक्वल्स टू है W1 + W2 प्लस अप टू सो ऑन WN-2, WN-2 + 2। अब n की वैल्यू 3 डालनी है ना, n की वैल्यू 3 डालनी है, तो देखो W3 इज इक्वल्स टू W1, 3 - 2 कितना? 3 - 2 कितना? 1। तो इसका मतलब भाई ये जो आपके पास ये जो सीरीज दे रखी है ना, ये जो सीरीज दे रखी है, ये 1 तक ही है, 1 तक ही है। 1 के आगे वाला नंबर W2 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसने लास्ट टर्म कितनी दी? अप टू सो ऑन कहाँ तक दिया? WN-2, तो n-2 मतलब 3 - 2, तो 1, तो लिख तो दिया 1, तो इसलिए हम आगे भी नहीं जा सकते। इसलिए हमारे पास थर्ड W3 कितना है? W3 कितना है भाई? 1। W3 कितना है? 1। ओ 1 + 2, सॉरी लास्ट में 2 भी तो है, 1 + 2 कितना आ गया? 3। W3 कितना है? 3। लास्ट में 2 भी है ना, +2 नहीं करा था मैंने। तो n अगर 4 हो तो W4 इज इक्वल्स टू 4 - 2 2, तो W1 + W2 + 2, क्योंकि 2 तक ही जाएगी हाईएस्ट सीरीज। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 + 2 + 2, तो कितना आ गया? 5। तो n अगर 5 है तो W5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? W1 + W2 + W3 + 2, क्योंकि 5 - 2 कितना? 3, तो W1 कितना है? 1, W2 2, W3 3, और W और 2, तो कितना है? 3 2 5, 5 2 7, 1 8 8। तो अब आपको एक कहानी समझ में आई कि W6 कितना आने वाला है? W6 कितना आने वाला है? 13। W7 कितना आने वाला है? 21। W8 कितना आने वाला है? 34। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि ये कौन सी, डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस? हाँ जी, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि 1 2 3 5 8 13 21 34 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। और ये जो सीक्वेंस है, ये कौन सा सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है विरहांका फिबोनाकी सीक्वेंस।
तो ये है आपकी एंड ऑफ एक्सरसाइज और एंड ऑफ बुक खत्म है भाई। ये इस बुक की कहानी खत्म है। इसके बाद भाई एक बच्चा बोल रहा था मेरे को कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन करवा देना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले, ठीक है। तो आरएस के साथ साथ थिंक एंड रिफ्लेक्ट हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज में जितने भी हैं मैं सारे के सारे कवर करता हुआ चलूंगा, क्योंकि वो भी सच्ची में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं उसको, ठीक है, या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तो तुमने तो करे नहीं होंगे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बने हुए हैं किसी किसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो भाई ये खत्म है मेरे एंड ऑफ एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरएस अग्रवाल या फिर थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस के साथ। अब देखते हैं कौन सी वीडियो बनती है सबसे पहले, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।